स्टार्ट है। वेलकम बैक टू द अनदर रिवीजन सेशन। आपका स्वागत है फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी का एक और लेक्चर जिसका नाम है संविधान विकास। हम लोग कर रहे थे, संवैधानिक विकास हम लोग कर रहे थे, उसका पार्ट 7 अभी हम लोग का बचा हुआ है। तो पार्ट 7 हम लोग करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना। पार्ट 7 खुल जाओ। पार्ट 7 जय गणेश भगवान। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं आगे। संविधान के आज पढ़ने वाले हैं संविधान के विदेशी स्रोत। हम कहाँ से क्या क्या चीज़ लिए हैं इसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हैं कि ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए होंगे। कहीं देखिए हम लोग पे 200 साल तक ब्रिटेन वाला राज किया कि नहीं किया। तो उससे हम लोग बहुत कुछ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग अंग्रेजी में हम लोग का थोड़ा सा ठीक है हाल, थोड़ा बहुत हम लोग जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं उसका। ठीक है, गुलामी का तो जो गलत ये क्या बोलते हैं प्रभाव रहा वो तो रहा ही, लेकिन कुछ फायदा भी हुआ। रेलवे आया, बहुत कुछ ऐसा चीज़ आया है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि गुलामी से सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नुकसान नहीं हुआ है, फ़ायदा भी हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर देखें तो ठीक है, तो देख लेते हैं कि ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए। तो देखो संसदात्मक व्यवस्था तो लिया ही, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हम लोग लिए ब्रिटेन से लिए कि नहीं। एकल नागरिकता कि हम सिर्फ भारतीय हैं और भारत के अलावा किसी और देश का नागरिकता लेंगे तो भारत का छीन जाएगा, ये कहाँ से लिए ब्रिटेन से। फिर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, माने कि क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं द्विसदनीय विधायिका भी। द्विसदनीय माने उच्च सदन निम्न सदन वाला बात अभी हम लोग लिए हैं वहीं से। ठीक है ना, इंग्लैंड से लिए हैं। आगे बात करते हैं संसद का विशेषाधिकार। संसद का विशेषाधिकार माने जो एमपी होते हैं, एमपी का जो विशेषाधिकार है 105 आर्टिकल नंबर 105 में जो लिखा हुआ है, 105 में लिखा हुआ है संसद का विशेषाधिकार, ये भी वहीं से लिए हैं। फिर विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी लिए हैं हम लोग। ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ देने वाले कौन थे? डायसी थे। ठीक है, डायसी थे। ठीक है, उसके बाद मंत्री परिषद वाला भी चीज़ हम लोग लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं। फिर प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, इसको भी हम लोग कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से लिए हैं। बात करते हैं अमेरिका का। तो अमेरिका का देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र माने इंडिपेंडेंट, माने आर्टिकल नंबर 50 माने कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो पृथककरण हुआ है ना, माने स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, उस पर किसी का प्रभाव दबाव नहीं रहेगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है ना, मौलिक अधिकार लिए अमेरिका से। ठीक है ना, कि भाई अमेरिका में अधिकार बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है ना, अधिकार तभी तो देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, बिजनेस एस्टेब्लिश करने में अधिकार अच्छे से मिल जाता है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। न्यायपालिका ज़्यादा परेशान नहीं करती है, इसलिए इतना फैक्ट्री बनता है, इसलिए इतना आगे है। फिर उपराष्ट्रपति पद भी हम लोग वहीं से लिए हैं। ठीक है ना, जैसे अभी अपना जयदीप धनखड़ जी हैं, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति पद भी हम लोग लिए हैं। कहाँ से? यूएसए से लिए। अभी कौन है क्या बोलते हैं जेडी वेंस है ना, वहाँ का राष्ट्रपति अमेरिका का, तो वहीं से लिए। राष्ट्रपति का अब महाभियोग माने इम्पीचमेंट, अगर राष्ट्रपति को हटाना है वो भी कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका को न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल ऑफ जज। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो उसको लिए वो भी क्या बोलते हैं कि अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना, जुडिशियल रिव्यू अगर करना होता है, आर्टिकल नंबर डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका जो है ना, इसका जो अंश है ना मिलता है आर्टिकल नंबर 13 में, कि अगर आपका मौलिक अधिकार किसी को क्या कहते हैं कि परेशानी का खलल बनता है तो क्या होता है कि उसका अल्पीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो वो आर्टिकल नंबर 13, यही मूल भावना वही है। ठीक है ना, कि न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना, ये माने यदि संसद द्वारा बनाया गया किसी अधिनियम एक्ट द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय उस कानून को घोषित कर सकता है। ठीक है, ये पावर है। आगे बात करते हैं आयरलैंड से हम लोग क्या लिए, तो आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी। ठीक है ना, डीपीएससी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, भारत का नीति राज्य का नीति निर्देशकता, तो भाग नंबर 4 राज्य का नीति निर्देशक लिए हैं। ठीक है, राज्य में निर्मित नीतियों का आधार, मतलब राज्य में निर्मित नीतियों का आधार कि हमको कोशिश करना है राज्य को कि जिस समय तक अगर आप ये क्या बोलते हैं कि उस लेवल तक नहीं पहुंचा है तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल अगर आप उसका क्या होता है कि अच्छी स्थिति में पहुंच जाती है राज्य, तो उसको ना राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य करना है। ठीक है ना, वो सारा बात कहाँ से लिखा गया है? डीपीएसपी। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एनी बेसेंट भी आयरलैंड की थी ना, इसीलिए शायद लग रहा है कि उनका प्रभाव यहाँ रहा है। ठीक है, शायद
ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन राष्ट्रपति का निर्वाचन का विधि। देखते राष्ट्रपति का चुनाव का जो बात है, राष्ट्रपति का चुनाव का बात कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव का बात, हाँ, ये लिया गया है अमेरिका से। लेकिन राष्ट्रपति का मैनर ऑफ इलेक्शन की राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विधि होता है, जैसे कि अपना है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा, ठीक है ना, नॉमिनेशन होगा, ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए। फिर कनाडा से क्या लिए हैं? कनाडा से अर्ध संघ, अपने ही जैसा वहाँ पर हाल है, ठीक है ना, तो अर्ध संघात्मक व्यवस्था लिए हैं, क्वासी फेडरलिज्म लिए हैं, ठीक है ना। कि हम लोग का क्या है, ये क्वासी फेडरलिज्म का क्या मतलब है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी है, ठीक है ना, माने कि राज्य सरकार भी और संघ सरकार भी है, तो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना। लेकिन पावरफुल किसको बनाया गया? क्या बोलते हैं, संघ सरकार को बनाया गया। फिर राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है, राज्यपाल का नियुक्ति, ठीक है ना, कि सीएम के साथ साथ एक वो केंद्र है ना, अपना एक राज्यपाल स्टेट में रखती है, वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है, माने कि अगर जिस पर न राज्य न केंद्र, दोनों में से कोई कानून नहीं बना सकता है, वो सारा शक्ति जिसको अवशिष्ट शक्तियाँ किस में रखी गई है? केंद्र के पास रखी गई है। ये सब कहाँ? अवशिष्ट शक्तियों का रेसिडुअल पावर किसको दिया गया है? संघ को दिया गया। ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, जो अनुसूची नंबर 7 में है, अनुसूची नंबर 7 में है, ठीक है ना। समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, कनकरेंट लिस्ट अनुसूची नंबर 7, अनुसूचित नंबर 7, समवर्ती सूची से, है ना। केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकता है, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकता है समवर्ती सूची पर, ठीक है। केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकता है। इसमें टोटल अभी कितना है? शायद 66 है क्या? हाँ, 66 है क्या अभी इसमें विषय, ठीक है। तो क्या कि 100 तो है शायद उसमें, संघ सूची में 100 है, ठीक है। इसमें मुझे लगता है जैसे 66 है उसमें हो जाएगा शायद, कितना हो जाएगा? 53 है क्या? देखना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। अनुसूची नंबर 7, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, उसको कनकरेंट लिस्ट में विषय रखा जाता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है ना। अगर किसी समय क्या होगा कि लोकसभा से कोई बिल पास हो गया और राज्यसभा से पारित नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में राष्ट्रपति क्या बुलाएंगे? ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग दो सब्जेक्ट पर नहीं बुलाया जाता है, दो कंडीशन में नहीं बुलाया जाता है। पहला है कि संघ विधेयक के समय, धन विधेयक के समय नहीं बुलाया जाता है, और संविधान विधेयक के लिए। सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए राज्यसभा तो बहुमत का दल का है, ठीक है, सत्ता में आता है, ठीक है ना। मान के चलिए तो ऑटोमेटिक इतना ज़्यादा संख्या में, मान के चलिए कि वो राज्यसभा नहीं पास किया, तो यहाँ आके फिर इलेक्शन होगा, तो भाई चूँकि सत्ता पक्ष तो होगा ही बहुमत में, तो उसका तो संख्या ज़्यादा ही आ जाएगा, तो हर एक बिल पास तो फिर तो राज्यसभा का रहने का न रहने का कोई फायदा ही नहीं है। उसी तरीके से संविधान संशोधन, अगर राज्यसभा मान लीजिए नहीं पारित करती है, फिर राष्ट्रपति अगर ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, तो जीतने का भला कौन है? हमेशा इसमें तो लोकसभा जीत जाएगा, ठीक है। इससे बचने धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में क्या बोलते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाया जा सकता है। आगे बात करते हैं जर्मनी के संविधान, जो कि वाइमर संविधान है, उससे क्या लिए हैं वो सब देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपातकाल के समय, ठीक है ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात है, आपातकाल नहीं लिए हैं। आपातकाल तो लेके भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही था, ठीक है ना। लेकिन आपातकाल के बाद जो मौलिक अधिकार पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, ठीक है, उसको हम वाइमर संविधान जर्मनी से लिए हैं, ठीक है ना। इमरजेंसी में आर्टिकल 20 से 21 को जो छोड़ के बाकी सब निलंबित हो सकता है मौलिक अधिकार, ये बात कहा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मौलिक उपबंध जो होता है, प्रोविजन होता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया गया है, ठीक है। आगे 7वां क्या बात है कि यूएसएसआर से क्या लिया गया? 7वां यूएसएसआर बने सोवियत संघ, जो कि अभी रूस है, रूस से क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जो सुने थे 51 भाग 4 है, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति से की सिफारिश पर लाया गया था 10। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद जो जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो वो सब कहाँ से लाया गया है? रूस से लाया गया है। और दूसरा प्रस्तावना में न्याय की संकल्पना भी यहीं से लिया गया है। प्रस्तावना में है ना कि सामाजिक, आर्थिक और क्या बोलते हैं कि राजनीतिक तौर से कि न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और न्याय राजनैतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ठीक है, राजनैतिक, ठीक है ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक,
ठीक है। प्रस्तावना में न्याय की संकल्पना जो था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से न्याय मिलना चाहिए, ये सभी कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, और मौलिक अधिकार यहीं से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस माने फ्रैंक होता है, माने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। मतलब स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, माने कि क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड वाला चीज़, और समता, इक्वलिटी वाला, और माने कि क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, लिबर्टी, ये सब कहाँ से लिया गया है? क्योंकि फ्रांस का लोग फ्रैंक है, तो भाई सबको एक समान देखते हैं, भाईचारा बनल रहता है। फिर क्या बोलते हैं कि स्वतंत्रता। बात करते हैं कि गणतंत्र, रिपब्लिक का प्रकरण, माने कि रिपब्लिक, भारत की रिपब्लिक है, माने कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में नहीं होता है ना चुनाव, इसमें तो राजा ही बनता है, वंशानुगत हो जाता है। तो राष्ट्राध्यक्ष का वंशानुगत चुनाव न हो, तो चुनाव होता है तो वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए भारत एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है कि परिकल्पना कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें तो देखिए, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, जो कि आर्टिकल 368 में है। 368 में, आर्टिकल नंबर 368 में, जो कि भाग 20 में जो आर्टिकल नंबर 368 है, 368 संविधान संशोधन, ठीक है ना, लिया गया। और राज्यसभा में एमपी का चुनाव, राज्यसभा में एमपी का चुनाव। तो देखिए, राज्यसभा में जो 12 लोग का मनोनयन होता है, 12 लोग का मनोनयन होता है, वो कहाँ से लिया गया? आई थिंक कनाडा से लिया गया, देख लेते हैं। कनाडा से लिया गया ना मनोनयन वाला। कनाडा से नहीं तो क्या अमेरिका से लिया गया क्या? हाँ, कनाडा नहीं तो अमेरिका। नहीं, जो भारत राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है, ये देखिए आयरलैंड से लिया गया, तो दिमाग से। लेकिन राज्यसभा में एमपी का चुनाव कहाँ से कैसे होगा? ठीक है, चुनाव क्या बोलते हैं कि चुनाव का बात करें तो चुनाव का बात है कि राज्यसभा में एमपी का चुनाव का बाद साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL, ठीक है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। संविधान वकीलों का स्वर्ग है कहने वाले कौन थे? संविधान वकीलों का स्वर्ग है कौन है? आइवर जेमिंग्स ने बोला है कि संविधान वकीलों का स्वर्ग। आगे आज सर बताए थे कि हैदराबाद जल रहा है, माने मर रहा है, हैदराबाद मर रहा है, ठीक है ना। इसका जो कुछ मुद्दा था, कांचागाची बोपली, ठीक है ना, कांचागाची बोपली संघर्ष, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है। ये विकास भर से पर्यावरण का ही लड़ाई है। इसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा देखते हैं विवाद क्या है। कि देखिए, वहाँ पर क्या है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, उसके बगल में 400 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना, फटाफट समझ लेते हैं। फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, जो कि इसी फॉरेस्ट एरिया का नाम रखा गया कांचागाची बोबली वन क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या मुद्दा क्या है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जितना भी स्टूडेंट है, यही रिसर्च सेंटर है। लेकिन सरकार इसको क्या कर दिया है कि IT पार्क के लिए नीलाम कर दिया है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसको 2012 में अधिग्रहण कर लिया था, 2012 में अधिग्रहण कर लिया था, 2012 में अधिग्रहण करके 2024 में नीलामी कर दिया। 2012 में अधिग्रहण करके 2024 में नीलामी कर दिया, ठीक है ना। और क्या हुआ कि मार्च 2025 में इसका विरोध हुआ, मार्च 2025 में इसका विरोध हो गया। फिर कटाई जब शुरू हुआ था, छात्र लोग इसका विरोध किया, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 अप्रैल 1925 को, स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कटाई पर रोक लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, सो समझिए कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है और जलवायु का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल यहाँ पर 17,000 प्लस पेड़ है, 17,000 प्लस पेड़ है, ठीक है ना। जो कि कार्बन सिंक के लिए, जो तापमान बढ़ रहा है उसको कार्बन सिंक माने अवशोषण के लिए, कार्बन का अवशोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भारत में जो हैदराबाद है वो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो टेम्परेचर बहुत वहाँ का बढ़ गया, तो ये कार्बन सिंक के जैसा काम करता है। लेकिन ये कट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये नीलकंठ के जैसा काम करता है। और हैदराबाद के शहरी प्रदूषण को संतुलित, लेकिन हैदराबाद के शहरी प्रदूषण को संतुलित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लंग्स ऑफ हैदराबाद इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है बताओ तो कांचागाची बोबली वन क्षेत्र को बोला जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तेलंगाना टोटल तेलंगाना के वन क्षेत्र का 0.5% अकेले है, 0.5%, 0 आधा परसेंट है भाई, आधा परसेंट, ठीक है ना। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर भी यही है। सरकार का तर्क क्या है कि यह वन भूमि नहीं था, बताइए, बोलता है कि वन भूमि था ही नहीं, यह औद्योगिक भूमि है, ठीक है ना। सरकार यहाँ IT पार्क
के लिए बनाएगी, जिससे कि 20,000 करोड़ रुपए का इसको फ़ायदा होगा और 50,000 का नौकरी मिलेगा। हैदराबाद में IT हब बनना चाहिए, सो उसका तर्क था। लेकिन समस्या क्या है कि वन संरक्षण एक्ट 1980 में कहा गया है कि वन संरक्षण एक्ट 1980 में कहा गया है कि जो वन क्षेत्र है, ठीक है ना, और तो उसको क्या करना है कि गैर वन के लिए उद्योग वगैरह के लिए करिएगा तो केंद्र सरकार से अनुमति लेना है। अगर वन क्षेत्र में उद्योग लगाना है और वन क्षेत्र को काटना है तो उससे पहले वो नहीं लिया, उल्लंघन हो गया उसका, ठीक है। फिर क्षतिपूर्ति, ठीक है, क्षतिपूर्ति में क्या हो जाएगा कि अगर उसको लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं और पेड़ काटते हैं तो उसके क्षतिपूर्ति में वनीकरण करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, कहीं पे उसके जगह पे कहीं और रिप्लेसमेंट में कहीं और लगा दीजिए पेड़ पौधा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और क्या बात है कि पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, माने कि पहले उसको देखना होगा कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, पर्यावरण, ठीक है ना, ये पर्यावरण प्रभाव जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है ना, उसका देखना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 में ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि पर्यावरण को इस प्रोजेक्ट के द्वारा होने वाले नुकसान का आकलन किया गया, ठीक है ना, करना होगा। लेकिन क्या होगा कि नहीं किया गया, नो असेसमेंट, कोई यहाँ पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन न करके इतना हड़बड़ी में धाँय क्या बोलते हैं कि डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। और स्थानीय लोग, ठीक है ना, स्थानीय लोग से अनिवार्य रूप से पूछना है, ठीक है ना, स्थानीय लोग से अनिवार्य रूप से राय लेना है, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ नहीं किया गया और कानूनी पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने कटाई पर रोक लगा दिया और जस्टिस BR गवई हैं, डॉक्टर जस्टिस BR गवई, बोले कि इतना जल्दबाजी क्यों है, और क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रिपोर्ट कहाँ है तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि वही जेल की चेतावनी और क्या बोलते हैं कि साइट का निरीक्षण करने का भयावह स्थिति बताया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, जब अपने खुद संज्ञान में लिया तो क्या कहते हैं कि उसको बहुत भयावह स्थिति लगा, इसलिए वो बैन लगा दिया। और क्या बोलते हैं कि और तो इस पर बहस होगा आगे चल के कि क्यों विकास ज़रूरी है या फिर प्रकृति ज़रूरी है, दोनों में से क्या है, कंट्राडिक्शन क्यों है, ये सब आगे चल के हम लोग को पढ़ने को मिलेगा और इस पर बहस होगा, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।